बाद में फिर जो है फुल साहब के पास आऊंगा। दर्शक कहते हैं कि अपनी मिट्टी की आत्मा के कारण रचनाकार जीवित रहता है। डॉक्टर टंडन साहब, अपनी मिट्टी की आत्मा के कारण रचनाकार जीवित रहता है, और जिस रचनाकार में अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं होती वो कालजयी हो नहीं सकता। तो आज के परिप्रेक्ष्य में और प्रेमचंद जी की ये जो जयंती की पूर्व संध्या है, इस पूर्व संध्या में आप इस प्रश्न को किस रूप में लेते हैं और आप हमें क्या पाथेय देना चाहते हैं? डॉक्टर टंडन साहब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद के समग्र साहित्य को जब हम देख लें तो इसका उत्तर स्वतः मिल जाता है, क्योंकि जब हम उन्हें भारतीय साहित्य का कथा सम्राट मानते हैं, उनके उपन्यासों कहानियों में जो भारतीय जीवन शैली का प्रतिबिंबन होता है, जिस संस्कार को वो अपने पात्रों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर वहां भी मिलता है। वो रहन सहन में, वो खान पान में, वो आशा आकांक्षा में, वो दुख सुख में, वो संघर्ष में, वो जूझने की वृत्ति में, जो एक कृषक का मामला हो या जो पाश्चात्य संस्कृति से आक्रांत भारतीय मानसिकता का प्रश्न हो, इन सबको प्रेमचंद ने अपने पात्रों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं जो मैत्री शरण गुप्त ने कहा कि केवल मनोरंजन ही ना साहित्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और यही बात हमारे संस्कृत के जो शास्त्रकार हैं, जिन्होंने कविता क्या है, साहित्य क्या है, साहित्यकार को प्रजापति माना है जी, बहुत खूब। और ये कहा कि जो साहित्य में लोकहित, परहित, जनहित, राष्ट्रहित, समाज हित ये होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी व्याख्या करते हुए इसके सकारात्मक पहलुओं पर चिंतन मनन होना चाहिए। वही साहित्यकार है। साहित्यकार वो नहीं जो कार्ल मार्क्स के आईने में हमें भारत दिखाने की कोशिश करे। हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई कि हमने पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति और साहित्य पर आरोपित करने के वस्तुतः षड्यंत्र किए, और वो व्यवस्था, तो ये जो व्यवस्था है, जो राजनीति, क्योंकि अभी शुक्ल जी ने संकेत किया था कि पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की भी राजनीति हुई, क्योंकि अनुवाद किनके लिए किया गया? जिनको सोर्स लैंग्वेज की जानकारी नहीं है। तो जो दिखा दिया पाठक वर्ग ने उसे सत्य मान लिया, जबकि सोर्स लैंग्वेज में जो सत्य है वो टारगेट लैंग्वेज में बदल दिया गया। ये वही समझ सकता है जो दोनों भाषाओं को आमने सामने रखकर उसका मूल्यांकन कर सकता। लेकिन यहाँ तो इतिहासकारों ने सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया और ये व्यवस्था ने करवाया। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जिस धर्म की बात कर रहे थे, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे थे, और वास्तव में ये सत्य है, अगर धर्म निरपेक्ष हो जाएगा राष्ट्र तो अधर्मी हो जाएगा। इसलिए हमने ये व्याख्या बदली कि धर्म का अर्थ क्या है। जल का धर्म है तृप्त करना, अग्नि का धर्म है दग्ध करना, तो क्या इन्हें इनके धर्म से मुक्त कर दोगे? इसलिए मानव धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, साहित्य धर्म क्या है, इसको उसके आईने में देखना पड़ेगा। हमने देखा किसके आईने में? पाश्चात्य आलोचना के सिद्धांतों के आईने में, क्योंकि वहां से बाकायदा ये प्रेरित था कि इस तरह का करना है। और हमने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय संस्कृति को, भारतीय मूल्यों को, भारतीय भाषाओं को नष्ट करने का जो अभियान चलाया, उसी के खामियाजे आज तक हम भुगत रहे हैं। प्रेमचंद ने फिर से उस भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार, वो जो घीसुकी और माधव की बात आप कर रहे थे, वो कहानी है, मृत्यु की कहानी नहीं है, वो जीवन की कहानी है, वो जीवन के संघर्ष की कहानी है, जिसका सामना हमारे देश में हमारे किसानों ने, हमारे मजदूरों ने किया, और उससे एक प्रेरणा बिंदु निकल कर आया कि हमें करना क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, और आगे का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। हमने पॉजिटिविटी के साथ साहित्य को और साहित्यकार को नहीं देखा, इसीलिए कठिनाइयां आई हमारे समाज में। बहुत खूब। डॉक्टर कौशिक